तो आज बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है बेटा, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ना। सिंपली हम रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस अगर किसी सर्किट में अगर उसमें से करंट ड्रॉन होगी रेजिस्टेंस में से, तो उसमें से क्या ड्रॉप होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। व्हेन एवर करंट पासिस थ्रू अ रेजिस्टेंस, तो क्या होगा बेटा उसमें? इट विल ड्रॉप द पोटेंशियल ऑफ द करंट। ठीक है, तो सिंपली रेजिस्टेंस का काम ही है पोटेंशियल को ड्रॉप करने का। मेन काम आप समझ लो आप। ठीक है, पोटेंशियल को ड्रॉप करना मतलब समझते हो आप? एनर्जी को ड्रॉप करना, उसकी एनर्जी गिरा देना। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा गिरेगी। ठीक है बेटा, है ना। तो आज हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, और बैटरी ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है। अच्छा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये भी पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन अगर हम सेल का स्ट्रक्चर बनाना चाहें, हमें पता है सेल के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, एक केमिकल सेल के अंदर क्या होता है। ठीक, दूसरा, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड अगर करंट फ्लो होगी तो उसे इलेक्ट्रोलाइट में होकर जाना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड होता है जो कि अपोजिशन क्रिएट करेगा। लिक्विड के अंदर अपोजिशन किन किन वजहों से आती है? तो सबसे मेन चीज़ है विस्कोसिटी की वजह से भी आती है लिक्विड्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, लिक्विड का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, बताया कोई? कैसा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट? मैंने आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बताया था। टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं जानते ना हम लोग? टेम्परेचर कोफिशिएंट, यही तो बात है बेटा, रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे होगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी। ये बताया था मैंने। ठीक है, कैसे कह सकते भूल गए, याद नहीं आ रहा तुम्हें? भाई डेल्टा टी टेम्परेचर तो इंक्रीज़ करोगे, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर, भाई ये तो हमेशा इंक्रीज़ ही करना है आपको। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे और R2 छोटा होता है R1 से, तो ये वैल्यू अल्फ़ा कैसी आएगी? नेगेटिव की आएगी, है ना बेटा, है ना। अब नेगेटिव ये दिखाता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है। ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है, उन मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी नेगेटिव का होता है। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी ऐसे होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता है गाढ़ापन, डेंसिटी, है ना, तो उसकी जो डेंसिटी है, उसका गाढ़ापन है, विस्कोसिटी, वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आयंस होते हैं। आयंस खुद फ्लो होते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। ये सबको बताया था मैंने। ये सेल हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और इन इलेक्ट्रोड में से आयंस, जैसे मैंने बोला H2SO4, तो H2 अगर प्लस का है तो एक तरफ जाएगा, SO4 माइनस माइनस एक तरफ जाएगा। लेकिन उनको इलेक्ट्रोलाइट में होके जाना पड़ेगा। अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है, ठंडा होने पर इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाएगा तो फ्लो कम हो जाएगा, हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे सुनो। तो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ ऑफर होता है किसी भी सर्किट में, मतलब सेल के अंदर?
तो सेल के अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये एक सेल है, ये सेल में हमने बाहर एक रेजिस्टेंस लगाया तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यहाँ करंट अगर एक एंड से दूसरे एंड चलेगी, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल चलेगी करंट, ठीक है बेटा, यहाँ तक आएगी तो जितना उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी ज़रा हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, वी टर्मिनल। तो द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ए करंट फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अनदर टर्मिनल, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ करंट, potential drop of current of a cell from ठीक है, from one terminal to another terminal is potential, it is called is terminal potential, V terminal potential is equals to I into external resistance। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कितने लगाए हैं सेल में, तो उसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो आप निकाल सकते हो। लेकिन ये करंट कहाँ से कहाँ ड्रॉन होगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जितना ड्रॉप होता है वो आप टर्मिनल पोटेंशियल कह सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ये R1 है, ये रेजिस्टेंस है R2, तो बताओ टर्मिनल पोटेंशियल कितना हुआ, V टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस। अगर इनके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3, यानी ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में सॉल्व करना आता है हम लोगों को, ठीक। चलो अब इतना बड़ा सेल हम ना दिखा के, अच्छा एक बात और है, एक रेजिस्टेंस हमारे अंदर सेल के अंदर होता है जो कि हमें इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। अच्छा, करंट को इसमें से होके जाना पड़ता है। अच्छा, करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, करंट डायरेक्शन अगर सेल से बाहर बात करूँ तो प्लस से माइनस होती है, अगर सेल के अंदर बात करूँ तो माइनस से प्लस होती है। सेल के अंदर माइनस से प्लस, सेल से बाहर प्लस से माइनस, ठीक है बेटा। क्योंकि किसी सर्किट में करंट एक क्लोज पाथ में चलती है, अगर पाथ क्लोज करना है तो सेल के अंदर भी क्लोज करना है, सेल के बाहर भी। ये नहीं होता कि सेल यहाँ करंट यहाँ चले और यहाँ रुक गई, ऐसा नहीं होता। सेल एक कंप्लीट साइकिल में चलती है, ठीक है। अब इतना बड़ा सेल ना दिखा करके हमें इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हमें सेल दिखाना है, तो हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, कैसे दिखाएंगे। तो सेल तो हम पहले से बनाते आते हैं। दूसरी बात है, जितनी करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में बहती है उतनी करंट इलेक्ट्रोड से अंदर आएगी और उतनी ही करंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस से भी होकर जाएगी। इसका मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के साथ कैसे लगा होता है, सेल के साथ सीरीज़ में लगा होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये होता है सेल का ईएमएफ। सेल का ईएमएफ हम पढ़ चुके हैं पहले, ये ई होता है, और ये होते हैं सेल के दोनों टर्मिनल्स ए एंड बी। ये ए वाला टर्मिनल प्लस का होता है, बी वाला टर्मिनल माइनस का होता है। इन दोनों टर्मिनल्स पे अगर मैं बाहर का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, क्यों बच्चों मेरे, तो अब करंट फ्लो नहीं स्टार्ट हो जाएगी बाहर के सेल से, ठीक है बेटा, है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना हुआ, वी टर्मिनल, यानी वी टर्मिनल किसके बराबर होगा, वी ए बी के, कितना होगा, आई इंटू आर। समझ आगे नहीं आ गया। मैंने आपको ईएमएफ सिखाया था, ईएमएफ बराबर क्या होता है, ईएमएफ होता है टोटल
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सर्किट, ईएमएफ क्या होगा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप in a circuit of current over one complete cycle, या हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज ओवर वन कंप्लीट साइकिल। क्लियर हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप को भी, टर्मिनल पोटेंशियल को भी बोल सकते हो वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल ऑफ ए सेल। ठीक है, तो इतना बड़ा हम ना दिखा करके हम इतने में दिखा देंगे। हमारा सेल कहाँ हुआ बेटा, ये रहा हमारा सेल, ये रहा हमारा सेल। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया नहीं आ गया। तो ये है हमारा सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर ही होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस कंप्लीट सेटअप को आप बोलोगे सेल, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है इसमें। ठीक है, ईएमएफ में और टर्मिनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए सर्किट। तो ईएमएफ क्या होता है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब करंट कहाँ कहाँ वर्क करेगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी करंट वर्क कर रही है और इंटरनल रेजिस्टेंस में भी करंट वर्क कर रही है। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, I इंटू आर प्लस I इंटू स्मॉल आर, और ये आई आर क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल। तो E बराबर V टर्मिनल प्लस आई आर। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि ईएमएफ टर्मिनल से आई आर बड़ा होता है, ईएमएफ बड़ा होता है V टर्मिनल से। कितना बड़ा होता है, आई आर ज़्यादा होता है, या बोलूँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से आई आर कम होता है। ठीक है, तो यहीं से अब एक काम और कर सकते हैं हम लोग, ईएमएफ बराबर हो गया V, यहाँ से देख लो, यहाँ से ईएमएफ क्या हुआ, ईएमएफ माइनस आई आर। ठीक है बेटा, बराबर आई स्मॉल आर। ठीक है, तो ईएमएफ माइनस आई आर अपॉन आई इज इक्वल्स टू स्मॉल आर हो गया। एक तो ये रिलेशन हो गया। दूसरा, सिंस V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I बराबर क्या हो गया, V अपॉन आर। I बराबर क्या हो गया, V अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 E बराबर I कॉमन ले लो, R प्लस स्मॉल आर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E बराबर, ये रख दो I की जगह, रिप्लेस कर दो I को, V बाय आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, अब ईएमएफ बराबर, ये ऊपर गया मल्टीप्लाई में, क्यों बच्चे मेरे, अपॉन V बराबर, या स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, माइनस आर। ठीक है, मतलब कई तरीके हैं हमारे स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के। ठीक है, या स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, E अपॉन V माइनस 1 आर। ठीक है बच्चों, ये इंटरनल रेजिस्टेंस रिलेशन आ गया। ठीक, E बाय V, देखो ना, कैपिटल आर कॉमन ले लिया बेटा, देवांशु देख बेटा, कैपिटल आर कॉमन ले लिया, तो E बाई V, आर की जगह आर हट गया, यहाँ पे 1 बचा है। तो भाई यहाँ पर हमारा ईएमएफ तो बड़ा होता है टर्मिनल पोटेंशियल से, समझ में आता नहीं आता। तो भाई जब
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वैल्यू E बाई वी की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी होगी नहीं होगी। तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस, अब ये वैल्यू 1 से बड़ी, ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्शन होगा तो कुछ नंबर आएगा, उसकी मल्टीप्लाई R से होगी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इतने टाइम्स होता है कैपिटल R के। तो कोई मिला कहने की बात है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव, रेजिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव का ही होता है। तो E बाई वी क्या होता है बेटा, 1 से बड़ा होता है, ये हम जानते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें, चलो एक मिनट स्टॉप करो। तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा बच्चों, यार देखो पंच देखो बेटा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल्स टू क्या आया, ई हमारा, ये हमने स्टडी किया पूरा, देखा हमने। एक बार मैं सर्किट फिर से बनाता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा, थोड़ा सर्किट बड़ा बनाता हूँ। ये EMF है, स्मॉल r है, प्लस माइनस, और ये हमारा हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चे, है ना। अब चलो भाई देखते हैं आगे। ये हो गया, इसमें से करंट फ्लो हो गई I, ठीक है, और A और B पॉइंट पर हो गया अपना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब देखो हमारे सर्किट में ये करंट फ्लो हो रही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट का पोटेंशियल ड्रॉप है सिर्फ A से लेके B तक का, जबकि EMF तो पूरी साइकिल में करती है। तो हम जानते हैं, ये तो हमें पता लग गया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर सर्किट से, अगर करंट से, इफ़ करंट इज ड्रॉन या ड्रेनिंग, करंट इज ड्रेनिंग या ड्रॉइंग फ्रॉम सेल, तो क्या होगा बच्चे मेरे, V छोटा ही होगा EMF से। अगर करंट सर्किट से, सेल से ड्रॉ हो रहा है तो बच्चे मेरे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होगा, और V इज इक्वल्स टू E माइनस IR होगा। ये बता दिया मैंने आपको, कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर इफ सेल इज चार्जिंग, इफ सेल इज चार्जिंग, सेल को हम चार्ज कर रहे हैं, तो सेल को चार्ज करने के लिए ज़रा ध्यान से सुनो, सेल को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A और B पर हमें जोड़ना पड़ेगा एक चार्जर। A और B पे हमें चार्जर जोड़ना पड़ेगा, और चार्जर क्या करेगा, करंट ड्रॉ करेगा अपने में से सेल के अंदर, अपने में से सेल के अंदर करंट ड्रॉ करेगा। हम जानते हैं करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, ठीक। अब करंट हायर से लोअर में जाएगी तो डेफिनेटली सेल का पोटेंशियल हायर देन होना चाहिए, ठीक। अब कोई भी सेल चार्ज कब होता है, कोई भी सेल चार्ज कब होगा, ये देखो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ। ये सेल है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जब सेल से करंट ड्रॉ होती है तो करंट प्लस से बाहर निकलती है, ठीक है बेटा, करंट प्लस से बाहर निकलती है। और जब सेल को चार्ज करना होता है या बैटरी को चार्ज करना होता है तो करंट को सेल के अंदर भेजना होता है, प्लस से अंदर भेजना होता है। समझ नहीं आई बात, ये ऐसे ये होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये A और B। तो भाई जब सेल चार्ज होगा तो करंट फ्लो होगी A टू B, सेल डिस्चार्ज होगा तो करंट B टू A। सेल इज चार्जिंग तो करंट फ्रॉम A टू B। देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हुआ, करंट उल्टी हो गई, तो V बराबर E प्लस IR। ये इसके लिए है, ये दोनों एक है, ये तीनों ये एक है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? करंट सेल डिस्चार्ज होगा जब पॉजिटिव से करंट बाहर निकलेगी, सेल चार्ज होगा जब पॉजिटिव से करंट अंदर जाएगी। इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने क्या किया, ये यहाँ पर एक सेल लगा दिया,
दूसरा सेल लगा दिया, उसका भी कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। अच्छा एक बात और है, EMF को भी हम एक डायरेक्शनल मान सकते हैं, डायरेक्शन। हम EMF को क्या बोल सकते हैं, EMF की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी भाई, EMF तो भाई एक एनर्जी है, पोटेंशियल है तो स्केलर, लेकिन फिर भी हम इसकी डायरेक्शन ले सकते हैं अपने सुटेबल, अपने हेल्प के लिए। तो हम EMF की एक डायरेक्शन मान के चलते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इससे क्या हेल्प मिलेगी कि EMF क्या करता है, करंट को पुश करेगा। कितनी ताकत से पुश करेगा कोई सेल करंट को, वो हम क्या बोलेंगे उसकी EMF। एक सेल है हमारा 2 वोल्ट का, एक सेल है हमारा 9 वोल्ट का। बताओ किसकी ताकत ज़्यादा होगी? 9 वोल्ट वाले की ताकत ज़्यादा होगी करंट को पुश करने की। अब यही बात यहाँ हो गई। अब मैंने क्या किया, ये सेल लगा दिया, मुझे सेल से इस सेल को चार्ज करना है। तो जब भी दो सेल्स, एक सेल से दूसरे सेल को चार्ज करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों के प्लस प्लस और माइनस माइनस को आपस मिला देते हैं। इससे क्या होता है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होने लगती है। तो करंट हमेशा हायर से लोअर पे जाएगी अगर E2 बड़ा हुआ E1 से। तो मैंने बोला अच्छा अब मुझे ज़रा आप लोग ये A डैश ये B डैश मान लेता हूँ मैं। इसके लिए दोनों के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन क्या लिख के दिखा सकते हो तुम लोग? कैसे लिख के दिखाओगे? इसके लिए कैसे लिख के दिखाओगे बेटा? ये चलो इसके लिए लिख के दिखाओ पहले। तो ये क्या कर रहा है, इसमें करंट इससे देखो, तो ये थोड़ा चेंज करो, करंट इससे ड्रॉ होगी तो करंट इससे बाहर निकलेगी और करंट इसमें एंटर करेगी। तो ज़रा बताओ दीपांशु बेटा इसके लिए बता जल्दी। V इज इक्वल्स टू A डैश B डैश, बताओ कितना होगा? E माइनस IR। शाबाश। E2 लिखूँ इसको मैं, R2 लिखूँ मैं, दोनों में करंट तो सेम रहेगी। ज़रा इसके लिए बता बेटा, कलश बता बच्चे मेरे, इस वाले के लिए बताओ। VAB इज इक्वल्स टू E1 प्लस IR1। क्यों भाई E1 प्लस IR1 क्यों किया आपने? ये चार्ज कर रहा है, ये चार्ज हो रहा है और ये चार्ज दे रहा है, ये चार्ज ले रहा है, ये चार्ज दे रहा है। ये चीज़ बता दिया ना मैंने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, बहुत काम की चीज़ है, बेसिक चीज़ है हमारे लिए। समझ गया नहीं समझ गया? ठीक है, तो ये बात आप याद रखो। अब V इज इक्वल्स टू E माइनस IR के लिए हम लोग एक ग्राफ बना के देखते हैं। 2-3 ग्राफ बनेंगे, मतलब E वर्सेस R के लिए कुछ ग्राफ्स बनेंगे हमारे। ठीक, अब वो ग्राफ क्या होंगे? ठीक, तो हम ग्राफ पढ़ते हैं। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं ग्राफ ही बना देता हूँ, है ना? ठीक है बेटा, नोट हो गया? चलो हम बात करते हैं ग्राफ। देखो हमारा बेसिक फॉर्मूला सुनो, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला हमारा सर्किट का V इज इक्वल्स टू E माइनस IR है। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, याद करना पड़ेगा आपको हमेशा। ये फॉर्मूला हमारा क्या क्या बोलता है, ध्यान सुनो। अगर किसी सर्किट में करंट बढ़ाओगे, करंट ड्रॉ करोगे और करंट इंक्रीज़ करोगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। करंट अगर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे आपने अपने घर के बैटरी में, जो घर का बैटरा है उससे आपने इन्वर्टर लगा रखा है ना? अब इन्वर्टर से आप क्या क्या चला रहे हो? फ़ैन चला रहे हो। ठीक, तो फ़ैन चलाया आपने, तो बैटरी से करंट ड्रॉ हुआ। आपने बल्ब और जला दिया तो करंट और बढ़ गई। आपने 2 बल्ब जला दिए, करंट और ज़्यादा हो गई। तो क्या होगा, आप जब पंखा चल रहा था तो आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देखा तो उस टाइम मान लो 12 वोल्ट आ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने 2 बल्ब और जला दिए या 1 बल्ब जलाया तो मान लो 11.5 हो गया या समथिंग हो गया, 12 से कम हो गया। आपने 1 बल्ब और जला दिया तो और 11.5 से और कम हो गया। आपने एक पंखा और चला दिया तो पोटेंशियल
और ड्रॉप हो गया, तो जितनी वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी वो सब EMF से कम होती जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा, तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, सर्किट के अक्रॉस अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, सर्किट के अक्रॉस हम रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये हमारा सेल है, हम लोगों के जो इतने कनेक्शंस होते हैं ये क्या है, EMF, ठीक। हम लोग घर में जो कनेक्शंस होते हैं बेटा सब पैरेलल में होते हैं। रेजिस्टेंस R1 हो गया, रेजिस्टेंस R2 हो गया, रेजिस्टेंस R3 हो गया। तो जितने रेजिस्टेंस आप लगाते जाओगे, ये मैंने R3 हो गया, ये मैं जितने ओपन कर रहा हूँ, पहले इसको दबाया मैंने, बटन दबाया तो करंट इसमें से फ्लो होगी, इसको और ऑन कर दिया करंट इसमें से ही फ्लो होगी, करंट इसमें से ही फ्लो होगी, इसको ऑन कर दिया तो करंट इसमें से भी, तीनों में से फ्लो होगी। तो करंट बढ़ती जाएगी, ठीक है, करंट बढ़ती चली जाएगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता चला जाएगा। बात समझ में आ गया, नहीं आ गया? ठीक है। दूसरा, लेकिन हमारा I बढ़ाओगे, ऑन इंक्रीजिंग I V विल डिक्रीज, I बढ़ाओगे V डिक्रीज होगा, लेकिन EMF पे कितना असर पड़ेगा? है EMF पे कोई असर पड़ेगा? सेल हमारा, सेल का जो EMF होता है वो कभी नहीं चेंज होता। सेल जितने वोल्ट का होता है, सेल इतने वोल्ट का होता है। भाई EMF क्या होता है, जब I बराबर 0 होता है तो EMF हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। फॉर ओपन सर्किट के लिए देखो, ये भी सब ओपन है तो EMF के बराबर ही हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो जितना हम कमाते हैं, अब जितना हम खर्च करते जाएंगे तो पूरी कमाई से वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन हमारी कमाई तो उतनी ही है ना। तो सेल का EMF उतना ही रहता है चाहे आप कितने भी रेजिस्टेंस लगाते जाओ। समझ नहीं है? तो अगर मैं बोलूं ग्राफ E वर्सेस R, दीपांशु, या इस टॉपिक का ये जो मैं कर रहा हूँ इसका तो मुझे